Hello everyone. In this lecture, we will be discussing about the concept of justice, its meaning and its various dimensions. ह्यूमन सोसाइटी में हमेशा ही जस्टिस के कंसेप्ट को ड्यू इम्पोर्टेंस मिली है। अगर हम बात करें स्ट्रगल पीरियड्स फॉर फ्रीडम, तो वो एक्चुअली में स्ट्रगल फॉर जस्टिस था। और जस्ट डिमांड जो होती है वो अकॉर्डिंग टू सोशल वैल्यूज, सोशल कस्टम्स प्रिवेल करती है सोसाइटी में। अगर हम बात करें कि एक ड्रंकर्ड डिमांड करता है ड्रिंक के लिए और एक स्टूडेंट ड्यूरिंग एग्जाम चीटिंग की डिमांड करता है, तो उसको हम जस्ट डिमांड नहीं बोल सकते। और जो कंसेप्ट है जस्टिस, ये बाय द टाइम चेंज होता रहता है। ये एक डायनामिक कंसेप्ट है। ये स्टेट टू स्टेट इसकी डेफिनेशन वेरी करती है, और क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस होते हैं हर एक देश के अलग अलग होते हैं, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है और टाइम टू टाइम पीरियड भी चेंज होती रहती है इसकी डेफिनेशन। जो वर्ड है जस्टिस, ये लैटिन वर्ड जस्ट से ओरिजिन हुआ है, जिसका मीन होता है बॉन्ड और टाई, यानी कि इंडिविजुअल के साथ जो इसका बॉन्ड होता है। अगर एक व्यक्ति अपनी ड्यूटीज को और राइट्स को अच्छे से निभा रहा है, देन इट कैन बी सेड दैट ही इज सेड टू बी डूइंग जस्टिस। तो देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है उसको हम पहले मैं आपके साथ प्लेटो की एक बुक है द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने कैसे जस्टिस को डिफाइन किया है। उन्होंने 4 पर्सनैलिटी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है अपने बुक में, द रिपब्लिक बुक जो उनकी है। सिफालस, पोलीमार्कस, थ्रासिमार्कस एंड ग्लाउकोन। तो वो इनसे पूछते हैं दैट व्हाट इज जस्टिस। तो पहले वो सिफालस से पूछते हैं। तो सिफालस 2 आइडियाज देते हैं जस्टिस के बारे में। वो बोलते हैं कि जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी और पेइंग हिज ड्यूज। ये डिफाइन करते हैं सिफालस जस्टिस को। और बाद में वो पूछते हैं पॉलीमार्कस से। पॉलीमार्कस बोलते हैं जस्टिस इज गिविंग एवरीवन हिज ड्यूज। अगर अच्छा है तो अच्छे के साथ अच्छा करो, अगर कोई बुरा है तो बुरे के साथ बुरा करो। देन थ्रासिमार्कस से पूछते हैं, वो बोलते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रोंगर। देन ग्लाउकोन, ग्लाउकोन बोलते हैं जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द weaker section of the society who fail to protect themselves। पर अपने लॉजिकल रीजनिंग से प्लेटो इन सभी के आइडियाज को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर वो अपने आइडियाज बताते हैं जस्टिस के बारे में। तो वो अपने आइडियाज को बताने से पहले वो एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू गॉड। तो वो बोलते हैं कि गॉड की नजर में जस्टिस क्या होगा। वो बोलते हैं कि गॉड क्या माना ये होगा कि ईच एलिमेंट इट्स स्पेसिफिक प्लेस और नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स वर्क। ये डेफिनेशन होगी जस्टिस की अकॉर्डिंग टू गॉड, यानी कि जो जिसका काम बनता है वो करे और दूसरों के काम में इंटरफेयर ना करो। ये जस्टिस की डेफिनेशन देते हैं प्लेटो। और जस्टिस के बारे में अरिस्टोटल के क्या व्यूज हैं, वो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में विश्वास रखते हैं, यानी कि किसी इंडिविजुअल की जो एबिलिटी है या क्वालिटीज है उसी के आधार पे सभी को जस्टिस प्रोवाइड करवाना चाहिए। आगे हम करेंगे वेरियस डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। तो देखो, इसकी डायमेंशंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: लीगल डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ जस्टिस। टू स्टार्ट विद लीगल डायमेंशन ऑफ जस्टिस, तो जब हम बात करते हैं लीगल डायमेंशन, दैट मीन्स कि जो स्टेट की जो ड्यूटी होती है कि कानून बनाना एंड देन उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना, इस्टेब्लिश करना जस्टिस को। और क्योंकि ये ड्यूटी की स्टेट की ये ड्यूटी होती है, और
इसलिए हम स्टेट को बोल सकते हैं कि इट इज जुडिशियस, वो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए उनको हम बोल सकते हैं कि वो जुडिशियल टाइप ऑफ बॉडी है। देन इसके अंडर हम 3 सब हेडिंग्स को स्टडी कर सकते हैं, जैसे लॉ शुड बी जस्ट, सेकंड जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉज, एंड थर्ड पर्पस ऑफ पनिशमेंट। तो फर्स्ट हम देखेंगे लॉज शुड बी जस्ट, जो भी कानून बनाया जाता है सरकार के द्वारा वो जस्ट होना चाहिए, यानी कि फेयर होना चाहिए। उसका प्राइमरी टास्क होना चाहिए पब्लिक वेलफेयर, लोगों का भला करना, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो इलेक्टेड होने चाहिए, जैसे हमारे एमपीज या एमएलएस होते हैं वो जीत के आने चाहिए इलेक्शंस के द्वारा। देन जो भी जस्टिस की डेफिनेशन होगी, जो भी कानून बनाया जाएगा वो प्रिवेलिंग सोसाइटीज में जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको फॉलो करे। सेकंड, जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉज, जो भी कानून होगा, जो भी जस्टिस की डेफिनेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए, जो हमारे इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे में रहते हुए ही पनिश किया जा सकता है, यानी कि वही वाली पनिशमेंट के लिए किसी इंडिविजुअल को पनिश किया जा सकता है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। देन सेकंड इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आर्टिकल 14 में बात की गई है इसके बारे में। देन जो आपकी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए, और जो भी व्यक्ति को जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसकी अरेस्ट आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर वो दोषी है तभी उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देन किसी को तब तक पनिश नहीं किया जाना चाहिए अंटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी, जब तक वो दोषी साबित नहीं होता उसको पनिश नहीं किया जाना चाहिए। और किसी की जो भी जो ट्रायल्स होते हैं किसी गुनहगार के, वो ओपन होने चाहिए, यानी कि उसके बारे में सभी को पता चलते रहना चाहिए कि कहाँ तक उसकी कार्रवाई हुई और क्या क्या प्रोविजंस के आधार पर किसी के ऊपर एलिगेशन लगे हैं और उसको पनिशमेंट मिली है। देन पर्पस ऑफ पनिशमेंट, अगर किसी को पनिशमेंट मिलती है तो उसके कारण क्या रहते हैं। तो फर्स्ट जो है वो होता है कि रिफॉर्मेटरी थ्योरी। रिफॉर्मेटरी थ्योरी ये बोलती है कि एक्चुअली इंडिविजुअल की कोई इंटेंशन नहीं थी गलती करने की, बट क्योंकि सिचुएशन उसके फेवरेबल नहीं थे उसने अनफेवरेबल सिचुएशन में क्राइम किया है। सेकंड, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ये बोलती है कि किसी ने बदला लेने के लिए क्राइम किया है पर सिविल सोसाइटी इसकी इजाजत नहीं देती। देन थर्ड पॉइंट इज डेटरेंट थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी बोलती है कि कोई व्यक्ति को सीवियर पनिशमेंट दी जाए ताकि वो इन फ्यूचर में जो उसने पास्ट में मिस्टेक की है उसको दोबारा से रिपीट ना करे। अब लीगल जस्टिस अवेल करवाने के लिए नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट इज जस्ट लॉ, जो भी लॉ ऑफ द लैंड होगा वो फेयर होना चाहिए, सभी को इक्वली ट्रीट करे और उसमें रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, उसके पीछे लॉजिक तर्क होना चाहिए। देन इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सारे लोग एक समान एक जैसे होने चाहिए, किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। देन यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम, देश का जो भी सिस्टम होगा वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि हर एक कास्ट के हर एक धर्म के लोगों के लिए एक समान होना चाहिए, अलग अलग धर्म के अलग अलग कास्ट के लोगों के लिए अलग अलग कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो कोर्ट्स होती हैं चाहे वो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, स्टेट कोर्ट्स हैं या नेशनल कोर्ट है, वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए जैसा कि आपको इंडिया में देखने को मिलता है। If you are not satisfied with the decision of district court, you can appeal to the higher court, that is high court. And in case if you are not satisfied with the decision of high court, you can appeal to Supreme Court. But this is the final court.
इंडिया की जो फाइनल और सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ही है। देन इम्पार्शियल एंड इम्पोर्टेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी, देश की जो न्यायपालिका है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह की मेल प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। अगर उनका विश्वास, लोगों का उसके ऊपर विश्वास बना रहेगा तभी वो उसके ऊपर विश्वास दिखाएंगे, अदरवाइज कोई भी कोर्ट्स में अपना केस लेके नहीं जाएगा। फिर इनएक्सपेंसिव एंड एफिशिएंट जस्टिस, जो न्याय मिलता है एक तो जल्दी मिलना चाहिए और न्याय की जो प्रक्रिया होती है उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगने चाहिए। देन डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही चुनी जानी चाहिए। जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट फॉलो होना चाहिए और लोग उसमें अपनी वोट करें और सभी को वोट करने का अधिकार हो और सभी को इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार होना चाहिए, ताकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा तो सभी का उसमें विश्वास बना रहेगा। देन सेकंड, पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस। तो पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ जस्टिस में हम बात करते हैं कि लोगों का जो विश्वास होता है पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल सिस्टम में तभी तक बना रहेगा जब तक उनकी भागीदारी उसमें होगी। और पॉलिटिकल जस्टिस की बात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 20 में भी की गई है। मैक्सिमम लोगों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को इलेक्शन लड़ने का अधिकार होना चाहिए, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो पॉलिटिकल जस्टिस कैसे इंश्योर हो सकता है सभी के लिए? फर्स्ट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट, यानी कि राइट टू वोट जो होता है बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। जो भी देश में कानून होगा मिनिमम क्राइटेरियन होगा एक इंडिविजुअल के लिए वोट करने के लिए, वो देश के हर एक नागरिक के लिए होना चाहिए। देन राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, तो हर एक को इलेक्शन लड़ने का, चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए विद मिनिमम क्वालिफिकेशन। जो फिक्स क्वालिफिकेशन होती है वो तो हर एक के लिए एप्लीकेबल होगी। देन राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, तो हर एक के पास गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का, पॉजिटिवली क्रिटिसाइज करने का अधिकार होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे और गवर्नमेंट को साथ ही सजेस्ट करे कि क्या करना चाहिए था। देन राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, हर एक इंडिविजुअल के पास अगर कोई सोसाइटी है तो वो मतलब नई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, किसी भी एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कोalition भी कर सकती है। देन राइट टू प्रोटेस्ट, हर एक इंडिविजुअल के पास इतना अधिकार होता है कि वो गवर्नमेंट की जो गलत पॉलिसीज होती हैं, गलत नीतियां होती हैं, उनके अगेंस्ट अपनी आवाज को बुलंद कर सके। इन केस अगर लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं होती तो वो प्रोटेस्ट भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि उनका जो प्रोटेस्ट है वो वॉयलेंट नहीं होना चाहिए। देन राइट टू पिटिशन, अगर लगता है किसी को कि उसके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको सिक्योर नहीं किया जा रहा तो वो कोर्ट्स में जा सकते हैं, अपनी आवाज को देश की जो न्यायालय हैं उनके आगे, उनके समक्ष रख सकते हैं। देन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, देखो हर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए ह्यूमन राइट्स का होना आज के समय में बहुत जरूरी है, और इसके लिए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विंग्स आपको देखने को मिलते हैं जो एक्टिवली काम करते हैं। अगर किसी सोसाइटी में किसी के ह्यूमन राइट्स को डिनाई किया जाता है, दैट मीन्स उसको ग्रो करने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो ऐसी सोसाइटी में जस्टिस की बात बिल्कुल भी करना बेकार लगती है। देन प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक जो नंबर वाइज कम होते हैं, तो वो नंबर वाइज कैसे कम हो सकते हैं? कोई लैंग्वेज वाइज बहुत ही कम लोग होंगे, हो सकता है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग बहुत ही कम हो देश में, तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना, उनके अधिकारों का ख्याल करना, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। देन पॉलिटिकल अथॉरिटी शुड बी बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल, जो भी आपके देश की पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी यानी कि सरकार होगी वो किसके ऊपर आधारित होनी चाहिए?
बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सहमति के साथ ही देश की सरकार बननी चाहिए, यानी कि लोग उसमें अपना विश्वास दिखाएं जो आपके देश का सिस्टम होगा। अदरवाइज वो क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उनकी जो भी डायरेक्शन दी जाएंगी उनको वो फॉलो पसंद करना नहीं चाहेंगे। देन डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम बात करेंगे कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इंडिविजुअल्स की होनी चाहिए। जितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी उतने ही लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ेगी, जितनी ज्यादा उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस बनेगी बढ़ेगी तो उतना ही किसी देश का जो पॉलिटिकल सेटअप होता है वो प्रमोट होता है, ग्रो करता है। तो इसके लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। Then special provisions for the protection of the interest of backward classes, scheduled caste and scheduled tribes। जो पुराने टाइम में जो बहुत कुछ कास्ट के लोगों के साथ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो कोशिश गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करवाए जाएं, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि गवर्नमेंट उनके इंटरेस्ट के बारे में सोच रही है। नेक्स्ट, पीरियोडिक इलेक्शंस। तो आपको पता है कि इंडिया में पीरियोडिक इलेक्शंस 5 साल बाद लोकसभा के, राज्यसभा के, और राज्यसभा के तो मतलब 6 साल का टेन्योर होता है, सभी के इकट्ठे नहीं होते। हर इंडिविजुअल का 6 साल का जब टेन्योर पूरा रहता है राज्यसभा में, तो उसके बाद उसकी सीट पे इलेक्शन होते हैं। और लोकसभा के इलेक्शन इकट्ठे ही होते हैं और वो 5 साल बाद होते हैं, लोकसभा के या विधानसभा के। तो जो एक प्रोसेस है देश में, 5 साल बाद लोकसभा के और विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, वो टाइमली फिक्स्ड पीरियड के बाद होते रहने चाहिए। उसका कारण ये है कि लोगों का देश के पॉलिटिकल सिस्टम में विश्वास बना रहता है। अगर ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे उनका सिस्टम से विश्वास डगमगाना शुरू हो जाएगा। देन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो मेक श्योर गवर्नमेंट इस चीज का पूरा ध्यान रखे कि समाज में किसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। देन हम बात करेंगे आगे सोशल डायमेंशन ऑफ जस्टिस। तो इसके बारे में डिफरेंट स्कॉलर्स के डिफरेंट व्यूज हैं। तो इसमें प्राइमरी किस चीज की बात की जाती है कि वेल्थ का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वली सब में इसकी डिवीजन होनी चाहिए। फिर हम ऐसे देश से संबंधित हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने पास्ट में कास्ट के नाम पे बुरे एक्सपीरियंसेस किए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सोशल जस्टिस का कंसेप्ट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें सोशल जस्टिस का कंसेप्ट इन ऑस्ट्रेलिया या यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में, तो हो सकता है इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री लाइक इंडिया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जो पुराने टाइम में इसी के बेस के ऊपर बहुत सारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन होते रहे हैं। पीबी गजेंद्र गढ़कर क्या बोलते हैं सोशल जस्टिस के बारे में? टू एंड सोशल इनइक्वालिटीज एंड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। तो जो सोशल इविल्स हैं उनको दूर करना, और जो पुराने टाइम से चली आ रही हमारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो अनइक्वल ट्रीट करती है दो ह्यूमंस को, उनको खत्म करना। तो सोशल जस्टिस को कैसे इंश्योर किया जा सकता है? फर्स्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। देश का जो कानून होगा उसकी नजर में हर एक व्यक्ति एक समान होगा, एक जैसा होगा, दो व्यक्तियों को अलग अलग ट्रीट नहीं किया जा सकता। देन एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट्स। देश में हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसे अधिकार होने चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन या नौबत आती है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को या पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि स्पेशल राइट्स जो होते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, उनको खत्म किया जाना चाहिए। देन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, हालांकि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर काफी हद तक कंट्रोल किया गया है कि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अल्टीमेटली जो डाउन ट्रोडन होते हैं, वीकर सेक्शन होते हैं, वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट क्लास के अंडर आ जाते हैं, उनके कंट्रोल में रहते हैं। तो गवर्नमेंट को हमेशा उन ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट, अबोलिशन ऑफ सुपरस्टिशियस एंड इविल सोशल इविल्स। सोसाइटी में आपको पता है कि पुराने टाइम से बहुत सारी सोशल इविल्स एग्जिस्ट करती रही हैं। जैसे हम बात करें कि पोलीगैमी, सती, चाइल्ड मैरिज, ट्रिपल तलाक। तो गवर्नमेंट को हमेशा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, इनको खत्म किया जाए। देन टू एंड कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम हम बोल सकते हैं कि देश के लिए, भारत देश के लिए एक अभिशाप की तरह है कि जब हम बात करते हैं अपर कास्ट या लोअर कास्ट, तो गवर्नमेंट को ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए कि कास्ट सिस्टम पूरी तरह देश से खत्म हो जाए और सभी एक ही कास्ट के हों, जो मतलब हर एक इंडिविजुअल अपने आप को देश का नागरिक बताने में प्राउड फील करे, बजाय कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। देन जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो भी देश की वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए अमंग द पीपल ऑफ। अगर ऐसा नहीं होता और एक पर्टिकुलर डोमिनेंट क्लास सोसाइटी में देखने को मिलती है जो वेल्थ को सेंट्रलाइज करके बैठी हुई है, तो अल्टीमेटली उनके पास होल्ड ज्यादा होता है सोसाइटी में, कंट्रोल ज्यादा रहता है, तो उनके पास फिर बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहती है। अगर उनके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी तो वो इजीली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगेन वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और वो पर्टिकुलर कम्युनिटी कौन सी होगी? पुअर क्लास। देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक अगर गवर्नमेंट होगी तो देखो, डेमोक्रेटिक सेटअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? एक तो इक्वालिटी की बात की जाती है, देन लिबर्टी की बात की जाती है, और फ्रेटर्निटी की बात की जाती है। इनको डेमोक्रेसी के मेन प्रिंसिपल्स माना जाता है। ये तीनों वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखे गए हैं, और ये तीनों वर्ड हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से अडॉप्ट किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। देन जस्ट बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड सोशल कंट्रोल। तो जो सोशल कंट्रोल है वो किसके लिए होता है? वो जरूरी होता है सोशल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए या दिलाने के लिए। और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि फ्रीडम की, तो देखो, वो फ्रीडम जो किसी इंडिविजुअल को दी जाती है, वो सरकार के पास इतना अधिकार होता है कि उसको वो सीमित कर सके। क्यों सीमित कर सके? अगर वो चाहते हैं कि यूनिवर्सल पीस को प्रमोट करना है, या लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, या पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कंसेप्ट हैं उनको अगर सेव करना है, तो गवर्नमेंट लोगों के लिबर्टी को भी बैलेंस कर सकती है। अनलिमिटेड लिबर्टी का कंसेप्ट नहीं फॉलो होना चाहिए। देन सोशल सिक्योरिटी। देश में हर एक नागरिक की सोशल सिक्योरिटी करे, ऐसी सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। एटलीस्ट जो देश में बहुत ही भूखा व्यक्ति, बहुत ही गरीब व्यक्ति है, या कोई बीमार है, या कोई बिल्कुल बुजुर्ग व्यक्ति है, या कोई हैंडीकैप्ड है, तो सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। उनकी जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, कम से कम उनके बारे में ख्याल रखना चाहिए। द नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो देश के हर एक नागरिक के लिए इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का प्रोविजन होना चाहिए, यानी कि देश के हर एक नागरिक की वोट वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि देश का अगर राष्ट्रपति है तो उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, और देश का एक आम व्यक्ति है उसकी वोट की वैल्यू कम होगी। अगर ऐसा होता है, दैट मीन्स जस्टिस नहीं एग्जिस्ट करता सोसाइटी में। देन प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो अंडर आर्टिकल 29 एंड 23 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो माइनॉरिटीज के राइट्स की, अधिकारों की बात करते हैं इसमें। तो उनके बारे में अच्छे से सोचा जाना चाहिए। उनकी अगर लैंग्वेज है तो वो कैसे हमेशा के लिए मेंटेन रहे, ताकि आने वाले टाइम में उसको खत्म होने का खतरा ना रहे। इस चीज का भी
ध्यान अच्छे से सरकार को करना चाहिए। देन फोर्थ dimension of justice is economic. तो जब इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है तो इट इज एसेंशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल टू अर्न हिज लाइवलीहुड। हर एक व्यक्ति की उपजीविका का साधन होता है पैसा, तो वो पैसा कमा सके, एटलीस्ट he could enjoy the basic needs while living in society, such as clothes, foods, and shelter. At the same time, the distribution of the wealth should not be unequal, and if it is unequal, there should be control of the government to make it equal in the society. Then इसकी essential conditions कौन कौन सी होगी कि इकोनॉमिक जस्टिस इक्वली सभी को प्रोवाइड करवाया जाए। फर्स्ट इज राइट टू वर्क एवरीबॉडी। हालांकि प्रैक्टिकली ये देखा जाए तो बड़े देशों में ये पॉसिबल नहीं होता, पर फिर भी सरकार को ऐसे प्रोविजंस लाने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर प्रोवाइड करवाए जाए। अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कर्स इन द सोसाइटी। हर एक देश के लिए एक अभिशाप की तरह होता है अनएम्प्लॉयमेंट। देन फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स। सरकार को चाहिए कि देश के हर एक व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स हैं उनका अच्छे से ख्याल किया जाए। देन रिड्यूस वाइड्स इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। जो आर्थिक गैप है बिटवीन टू पीपल, बिटवीन अमंग द सोसाइटी, तो उसको सरकार कैसे खत्म करे, इसके ऊपर सरकार को हमेशा सोचते रहना चाहिए। अगर एक व्यक्ति 10,000 कमाता है, दूसरा व्यक्ति 1,00,000 कमा रहा है, तो उसके बीच में जो इतना बड़ा गैप है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, उसको सरकार कैसे खत्म करे, इसके ऊपर हमेशा से सरकार के कदम प्रोग्रेसिव देखने को मिलते रहने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल वेजेस फॉर सेम जॉब। अगर दो व्यक्ति एक ही जॉब कर रहे हैं तो उनको एक जैसी सैलरी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई दो डिफरेंट जेंडर हैं तो उनको एक जैसी सैलरी नहीं मिलेगी, या दो अलग कास्ट या धर्म के लोग हैं तो उसके नाम पे उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर। तो सोसाइटी में रहते हुए अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है तो वहां पे इंडस्ट्री है अगर कोई, तो वहां पे बहुत सारे ऑब्वियसली बात है वर्कर काम करेंगे, तो वर्कर्स जो है उनके इंटरेस्ट के बारे में भी अच्छे से सोचा जाना चाहिए। यानी कि उनके लिए अगर पहली बात उनके लिए कुछ आवर्स फिक्स करने चाहिए दिन में, जैसे 8 घंटे फिक्स होने चाहिए, 8 घंटे 9 घंटे वो दिन में काम करे। इन केस अगर वो ज्यादा काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम देना चाहिए। फिर उनके लिए एक रिसेस ब्रेक टाइम भी होना चाहिए ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, और जो उनको गजटेड हॉलीडेज होती है वो उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। उनको इंश्योरेंस उनकी होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगर वो यूनियन बनाना चाहते हैं तो वो उनको यूनियन बनाने का अधिकार भी होना चाहिए। देन फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। तो देश का हर एक नागरिक है। वैसे ये कंसेप्ट सोशलिस्ट कंट्री में ज्यादा फेमस होता है, जैसे यूएस नहीं, चाइना में, क्वाबा में या रशिया में इसको प्रेफरेंस दी जाती है कि हर एक व्यक्ति की जितनी काबिलियत है उसी के अकॉर्डिंगली वो काम करे, और जितनी उसकी जरूरत है उसी के अकॉर्डिंगली वो काम करे। तो हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा देखने को नहीं मिलता कि हर कोई व्यक्ति जितनी जरूरत है सिर्फ उतना ही काम करेगा। ऑब्वियसली बात है, मनी इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरी इंडिविजुअल, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना इंसान की फितरत होती है। देन जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। पैसे का सही से आवंटन सोसाइटी में होना चाहिए। इन केस नहीं होगा तो क्या होगा कि एक क्लास सोसाइटी में क्रिएट होगी, हाई क्लास, और अल्टीमेटली वो पुअर सेक्शन जो सोसाइटी का है उसको वो एक्सप्लॉइट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। तो सोसाइटी में इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन जो होता है उसको सरकार कैसे खत्म करे, क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन के कारण ही
जो पुअर क्लास देखने को मिलती है, चिल्ड्रन का अच्छे से मतलब चिल्ड्रंस का मेल नरिशमेंट देखने को मिलता है, और इनइक्वालिटी का कंसेप्ट प्रमोट होता है सोसाइटी में। देन स्पेशल प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन, सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है उनको भी अच्छे से देखभाल उनकी की जाए सरकारों के द्वारा। अगर उनकी अच्छे से सरकार देखभाल करेगी तो उनका सरकार में विश्वास बना रहेगा, अदरवाइज ओवरऑल एज अ होल सोसाइटी ग्रो भी नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है कि अगर प्रॉपर्टी का अधिकार दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल की जो ग्रेडी नेचर होती है वो गलत डायरेक्शन में भी धीरे धीरे जाना शुरू कर देती है। उसका रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि सोसाइटी में एक अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसे ही हमें देखने को मिला है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, जब इम्प्लीमेंट हुआ था देश में तो उस वक्त इट वाज फंडामेंटल राइट, but later on it was become a part of a it became a legal right। अब हम इसको अर्लियर इसको अंडर आर्टिकल 31 स्टडी करते थे, बट अब हम इसको अंडर आर्टिकल 300A स्टडी करते हैं। पहले ये फंडामेंटल राइट था और प्रेजेंट टाइम में ये एक लीगल राइट है। द नेक्स्ट पॉइंट, वेलफेयर स्टेट, यानी कि स्टेट की ड्यूटी क्या है, देश की ड्यूटी कि वो सोसाइटी के भले का काम करे। यानी कि पहले तो वो बेसिक नीड जो होती है उनको पूरा करे, फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, एंड देन सोसाइटी में जैसे हेल्थ फैसिलिटीज है वो सभी वो प्रोवाइड करवाए, अच्छे से एजुकेशन सिस्टम है उसको प्रमोट किया जाए। मोहल्ले में जैसे हम बात करते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होने चाहिए, अच्छे से रोड रिपेयर होने चाहिए, इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कि वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के बिगनिंग में प्रमोट हुआ था। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए इकोनॉमिक फील्ड में या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिविजुअलिस्ट की या लिबरलिस्ट की, जो ये बोलते हैं कि स्टेट इज अ नेसेसरी इवल, तो ऑब्वियसली बात है वो स्टेट के इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो बोलते हैं कि अगर स्टेट के इंटरफेरेंस होती भी है तो मिनिमम होनी चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल। अगर हम बात करें सोशलिस्ट की, तो वो क्या बोलते हैं, वो स्टेट के रोल को एक्सेप्ट करते हैं, स्टेट की इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सोशलिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट का रोल क्या होता है कि वो इंडिविजुअल के ही इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, और जो भी सारी संस्थाएं हैं स्टेट की, दे शुड बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। ये विचार है सोशलिस्ट का। अब आगे मिक्स्ड इकोनॉमी इज बेटर ये बताया जा रहा है। तो किस इकोनॉमी को फॉलो किया जाए, किस इकोनॉमी के मॉडल को आज के टाइम में हमारे देश को या बाकी देशों को फॉलो करना चाहिए। एक तो कैपिटलिस्ट की एग्जांपल हमारे सामने है, एक है सोशलिस्ट की एग्जांपल। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया जाना चाहिए। पर आज अगर हम बात करें 21st सेंचुरी में, तो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं इससे भी उठ के हर एक देश के जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको प्रायोरिटी दी जाती है, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि मिक्स्ड इकोनॉमी को देश कोई फॉलो करता है। इवन अगर हम बात करें भारत देश की, तो 2000 आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991, it was believed that India is a country who follows mixed economy, but in 2016 the present PM made it clear for everyone that we are not following mixed economy but capitalist economy। देखो, इंडिया एक ऐसा देश है जो सोवियत यूनियन के बिखराव के बाद प्राइवेटाइजेशन को भी प्रमोट करते हुए देखने को मिलेगा, ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट को भी एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे में हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कंप्लीटली लिबरल पॉलिसीज को फॉलो नहीं करती। हम दूसरी कंट्रीज को
दूसरी कंट्रीज की MNCs को अपने देश में इन्वेस्ट करने के लिए बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कैपिटलिस्ट की जो इकोनॉमी है उस कंसेप्ट को हम फॉलो कर रहे हैं। So this is the end of the lecture. See you in next lecture. Thank you very much.